ओके। सो हम लैंड एक्विजिशन एक्ट की एवोल्यूशन कैसे हुई है, कैसे लैंड को एक्वायर करती है गवर्नमेंट, पहले क्या इसके लॉस थे प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई और प्रेजेंटली क्या नए लॉज हैं जो गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं लैंड को एक्वायर करने के लिए, खुद के लिए भी और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी। तो प्रेजेंट लॉ को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रेजेंट लॉ में प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद हम एंड में कुछ सजेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा अपने लेक्चर का। तो ये जो इमेज है, ये इमेज है जब रेलवेज की काम जोरों पे चल रहा था। तो रेलवेज का काम जब जोरों पे चल रहा था तो वो कटिंग अक्रॉस द नेशनल पार्क जाते थे, फॉरेस्ट एरिया जाते थे, एग्रीकल्चर एरिया से निकल रही होती थी ट्रेन। तो उसके लिए उन्हें पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करना पड़ता था। तो जब वो लैंड एक्वायर करना पड़ता था तब उन्होंने नए नए लॉज वो लोग लेकर आना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है, तो ये वो इमेज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पहला जो लैंड एक्विजिशन का लॉ पास हुआ था 1824 में हुआ था, बंगाल रेजोल्यूशन फर्स्ट ऑफ 1824। ठीक है, और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अंडर था, लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था। और फेयर वैल्यू पे लैंड एक्वायर करा जा सके, रोड्स को लेकर, कैनाल्स को लेकर, पब्लिक पर्पस के लिए को लेकर। फिर उसके बाद 1850 में रेलवेज को पब्लिक वर्क डिक्लेयर कर दिया गया और रेलवेज को भी इसी लॉ के अंडर कंसिडर करना शुरू कर दिया गया कि रेलवेज के बिल्डअप के लिए पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर कर सकते हैं। लास्ट जो ब्रिटिश एक्ट थी 1894 की थी, और वो जो एक्ट है वो 1947 तक चलती रही। ठीक है, इनफैक्ट 1947 के बाद से लेके जो नया बिल आया है हमारा 2013 का जो एक्ट आई है, लार लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, उस एक्ट के पहले तक 1894 का एक्ट ही चल रहा था सिंस 1947। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो एक डेमोक्रेटिक नेशन को नहीं शो करता था। बहुत सारे जो है अंडर आर्टिकल 21 बहुत सारी लिटिगेशंस इकट्ठी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेरियस जजमेंट्स में, जिनको कि मैंने यहाँ पे कोर्ट नहीं किया है, बोलना शुरू कर दिया था कि दैट लाइक इंडिपेंडेंट इंडिया नीड्स न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ, क्योंकि जो प्रेजेंट लॉ है वो सिटीजन्स के कंसर्न्स को मीट नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे 1894 के एक्ट के बेसिस पर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिना रिहैबिलिटेट करे, बिना रीसेटल करे और बहुत लोअर प्राइसेस पर लैंड को पब्लिक पर्पस का नाम देकर कि हम तो क्या कहते हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, आर्गुमेंट देकर लैंड को एक्वायर करा। और बाद में उन लोगों ने क्या करा कि उस लैंड को प्राइवेट बिल्डर्स कंपनीज को दे दिया, वहां पर किकबैक्स लिए, मींस सस्ते में उन्हें दिया। ठीक है, और फिर पीछे से बैकडोर उन्होंने ब्लैक मनी अपने पास हासिल करी। और उन प्राइवेट बिल्डर्स ने फिर वहां पर पर्पस क्या था, पब्लिक पर्पस, लेकिन फिर वहां पर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए एंड प्राइवेट सोसाइटीज बनाई, और उनको फिर दुगने तिगने 5-7 साल के अंदर ही तिगने चुगने दामों पर उन्हें बेच दिया। ठीक है, तो ये एक जो है चीटिंग चल रही थी पब्लिक के साथ। अब आप लोगों को पता होगा कि 2000 का पहला डिकेड जब शुरू हुआ तब एनजीओस जो हैं सिविल सोसाइटी इंडिया में काफी एक्टिव हो गई, और उन लोगों ने, सिविल सोसाइटीज ने डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आ गई थी हमारी 2005 के अंदर 2005 में, और पेसा एक पंचायत एक्सटेंशन एक्ट है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की एक्सटेंशन है ट्राइबल एरियाज के अंदर, वो एक्ट भी आ चुकी थी। और इन जो एनजीओस थे और ये जो सोशल एक्टिविस्ट थे, ये लोग इनके लिए केस लड़ते थे और एनजीओस को बाहर से फंडिंग आती थी कि भाई जो लोकल पब्लिक है उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करा जा सके।
और उनको फेयर जो है प्राइस दिलाया जा सके, रिहेबिलिटेट करा जा सके। इसकी जो आउटकम हुआ ये हुआ कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि जो इलिटरेट और पुअर सेक्शन था, वल्नरेबल सेक्शन था, उसे तो अपने राइट्स के पता नहीं था, तो उनके बेसिस पे आर्टिकल 21 को लेकर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे लिटिगेशंस गैदर हुए, और जो प्रोजेक्ट्स होते थे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर लिया और फिर वो प्राइवेट कंपनीज को अलॉट कर दिया। प्राइवेट कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स के बाद उस पर लिटिगेशन हो गई। लिटिगेशन होने से क्या हुआ, वो सारा काम रुक गया, और इन लोगों ने, प्राइवेट कंपनीज ने, जिस बेसिस पर, ये जिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर, प्रॉफिट कैलकुलेशन के बेसिस पे लैंड एक्वायर किया था, वो सब गड़बड़ा गया। अब डिले हो गया इनकी कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन में डिले हो गया तो रेवेन्यू अर्निंग में डिले होगा, और जो लोन इन्होंने दिया होगा उस लोन को रीपे करने में डिले होगा, और इसका रिपरकशन क्या होगा, एनपीएस बैंक्स के अंदर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एनपीएस इकट्ठा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, साथ ही पब्लिक भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, प्रोटेस्ट भी बहुत सारे चल रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने नया लैंड रिफॉर्म, नया लैंड एक्विजिशन लॉ बनाया। उससे पहले उस बिल को, उस सॉरी लॉ को हम डिस्कस करें, हम ये जो 1894 एक्ट है, इसके कुछ जो इश्यूज थे उसको देखते हैं। अर्जेंसी क्लॉज था, सबसे क्रिटिसाइज सेक्शन था ये लॉ का। इसने पहले तो कभी भी ये नहीं बताया कि अर्जेंट नीड होती क्या है, इसको डिफाइन नहीं करा, ठीक है। दूसरा, 1894 का जो लॉ था रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात नहीं करता था। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोविजन नहीं था 1894 एक्ट में, इसीलिए तो इनह्यूमेन था। डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, एक वेलफेयर स्टेट के लिए ये लॉ सही नहीं था, ड्रैकोनियन लॉ था, ठीक है। ड्रैकोनियन लॉ था 1894 का, अर्जेंसी क्लॉज को नहीं डिफाइन करा। उसके बाद रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन की कोई बात ही नहीं, और कंपनसेशन भी बहुत लो था। इनफैक्ट इस कंपनसेशन में प्रॉब्लम ये होती थी कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये एक बैकवर्ड एरिया में अंडर डेवलप्ड एरिया को एक्वायर करा, फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करी, कुछ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाए, और जैसे ही ये हुआ इस लैंड की वैल्यू रेज हो गई, और इस लैंड की वैल्यू रेज होते ही जो पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने एक्वायर करा था और प्राइवेट सेक्टर को किसी पब्लिक पर्पस के लिए सस्ते में दाम में सेल कर दिया, उन्होंने फिर जब ये लैंड वैल्यू इंक्रीज हो गई उसको डबल ट्रिपल में सेल कर दिया। तो ये जो लैंड वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो इस लैंड का पैटर्न और इसका जो यूसेज है चेंज होने की वजह से, उसके अंदर भाई राइट बनता है कि जो रियल ओनर था उसको भी कुछ पैसा मिले, उसको भी कुछ फायदा हो। नहीं, लेकिन आपने तो उनको इंक्रीज्ड वैल्यूएशन का पार्ट ही नहीं बनाया, आपने तो उनको सस्ते में दामों में आपने उनसे लैंड को एक्वायर कर लिया, और फिर बाद में हायर प्राइस पर आपके जो फ्रेंड्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, या जो आप पीपीपी के नाम पर प्रोजेक्ट चला रहे हो, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अंदर उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा दिया। तो ये बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और इसी के चलते हुए एक स्टडी हुई। अब वो स्टडी का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करी, और उन्होंने क्या स्टडी बताई, उन्होंने ये बताया कि देखो इसकी वजह से ना अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, अनसर्टेनिटी, कि भाई आपने लैंड एक्वायर कर लिया और उसके बाद लेटर स्टेज पे वो जाके कोर्ट में अटक गया, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट एस्केलेशन होती है। कॉस्ट एस्केलेशन होती है किसकी, उस प्रोजेक्ट की, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो लैंड एक्वायर करा गया। अनसर्टेनिटी रहती है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है और बिजनेस पर भी प्रेशर आता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही सारे स्टेक होल्डर्स को सबको इंक्लूड कर कर चलो, और उनके अकॉर्डिंग, उनकी खुशी के साथ साथ आप लैंड एक्वायर करो, ठीक है। इससे ये होगा कि लेटर स्टेज पर आपके प्रोजेक्ट में रुकावट नहीं आएगी। अब ये स्टेक होल्डर कौन है, ओनर है, खाली ओनर नहीं,
कई बार तो क्या होता है कि भाई लैंड मेरा है, मैंने उसको लीज पे दे रखा था और बहुत सालों से उस पर कोई गरीब सेक्शन था जो कि लेबर का काम करता था, उन बेचारों का काम और रोजगार छूट गया। अब वो लोग कहाँ जाए? उनको फिर एनजीओ आकर उनसे उनकी मदद कर रहे हैं और इस बेसिस पे एनजीओ फिर कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर कोर्ट आर्टिकल 21 को देखते हुए राइट टू, क्या होता है आर्टिकल 21? हेलो, राइट टू, हेलो, क्या ये तो पता ही होना चाहिए, सिंपल है, बताओ। लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। इसको वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने बहुत ब्रॉडर बनाया, बहुत सारी चीजें इसमें लेके आ गए, प्राइवेसी लेके आ गए और एजुकेशन लेके आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो इस अल्टीमेटली कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग सीधा इसी के आर्टिकल के अंडर कोर्ट फाइल केस फाइल कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया ओनर को साथ साथ जो वहां पर वर्कर है उसके भी जो कंसर्न्स है उनको मीट किया जाए। फिर जो वहाँ की पंचायत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उनका भी कंसर्न ले लिया जाए कि वहाँ पे कल ही फिर कोई एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो होता ही था प्रोजेक्ट में। एक नया कॉन्सेप्ट आया सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जिस लैंड को आप पब्लिक पर्पस बोल कर एक्वायर कर रहे हो कि इससे लोगों का भला होगा, आपको ये भी देखना होगा कि जो आप पैटर्न चेंज कर रहे हो इस लैंड का, उससे उनका नुकसान कितना हो रहा है, जो भला हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है, इज इट आउटवेइंग द कॉस्ट? अगर वो आउटवे कर रहे हैं तो आप इसके लैंड को एक्वायर करना शुरू करोगे। और फिर और बहुत सारे प्रोविजंस आए जो कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, और बोला गया कि मिनिमम एरिया को आपको लैंड को एक्वायर करना होगा और फूड की प्रोडक्शन को भी ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे इंडिया में लैंड एक्वायर कर लिया है और लोगों ने उसको अच्छे दामों के चक्कर में बेच भी दिए हैं और अब फूड की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम इंडिया में हो गई है। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस होंगे इस लैंड एक्विजिशन के, इनको हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल इसकी इकोनॉमिक रैशनल क्या बनती है, इकोनॉमिक सेंस क्या बनती है, वो वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके तो पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट क्यों एक्वायर करे, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनीज के पास इतनी अथॉरिटी और पावर नहीं होती, और वो पता होता है उसको क्लियरेंसेस गवर्नमेंट से ही चाहिए होते हैं, कई बार एनवायरनमेंट के, कई बार अदर प्रोविजंस के। तो क्यों ना गवर्नमेंट को पार्टनर बना लिया जाए, इवन इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को आप पार्टनर बना लेंगे और गवर्नमेंट के थ्रू एक्वायर करेंगे तो जो मेजर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ना, उनको सोल्व करने में आसानी रहेगी और उससे कॉस्ट एस्केलेशन कम होगी, क्योंकि फिर बीच में गवर्नमेंट आके ये नहीं बोलेगी अरे तुमने ये गलत तरीके से एक्वायर करा। तो प्राइवेट कंपनीज भी कई बार अपने लार्ज प्रोजेक्ट्स को, जिनके लिए उनको लैंड एक्विजिशन की जरूरत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा एक अच्छा स्टेक होल्डर कंसिडर करते हैं और चाह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें एक्वायर करके दे दे। तो गवर्नमेंट अपने डिफेंस के प्रोजेक्ट, एटॉमिक प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तो खुद लैंड को एक्वायर करती ही है। और उसको पता है क्या बोलते हैं? एमिनेंट डोमेन, एमिनेंट डोमेन, ठीक है। और एमिनेंट डोमेन में क्या होता है कि यहाँ पर इस केस के अंदर जब गवर्नमेंट खुद के लिए यूज कर रही है और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, एमिनेंट डोमेन, इस केस में क्या होता है कि परमिशन की जरूरत ही नहीं, कंसेंट की जरूरत नहीं होती है लोगों की। आप लैंड एक्वायर कर रहे हो, लोगों को पसंद हो या ना हो करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए और पीपीपी के लिए लैंड एक्वायर करेगी तो उसे कंसेंट की जरूरत होती है, और उस कंसेंट को लेकर इन्होंने लॉज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस बनाए और हम आगे देखेंगे वो क्या क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखो इस लैंड एक्विजिशन लॉ को हम बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के। लेकिन मेरा जो ये लेक्चर है ये ज्यादा वेटेज कहाँ पर देगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा
टॉपिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो कई बार छोटी मोटी निटी-ग्रिटी डिटेल्स लॉ की और जो सेक्शंस और प्रोविजन है उनको मैं थोड़ा सा उन पर एम्फसाइज ना करके इकोनॉमिक रैशनल की ऊपर ज्यादा फोकस रखूंगा अपने इस लेक्चर में, ठीक है। हाउएवर मैंने सारे के सारे प्रोविजंस इस नोट्स में दिए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का बहुत खराब है, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? हेलो, आपको ट्रांसफर, ये बहुत सारी चीजें होती है ना, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन चीजों में क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी अगर आएगी तो ट्रेड बढ़ता है, और ट्रेड बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी में प्रोग्रेस होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हेलो, हेलो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की 44th रैंक है, जो कि पहले से ही बेटर हुई है, लेकिन अभी भी चाइना से काफी लेस है। और अगर हमें compete करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और अगर हमें मेक इन इंडिया को हिट बनाना है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखता है कोई भी एफडीआई वाला इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टर होता है, वो क्या देखता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कैसी है, यहाँ पर जो इनपुट मेरे को लेना होगा वो कितनी आसानी से मैं जो है एक्सेस कर पाऊंगा, कितनी आसानी से स्टोरेज कर पाऊंगा, और कितनी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, ठीक है। हेलो, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई कैसी है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रेलवेज की वहां से रेलवे लाइन गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है इंडस्ट्रियल एरिया में से, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, एफडीआई कितनी अच्छी होगी, और इसको कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश भी कर रही है उसे बेटर बनाने की, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि जो जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जब आप वाटरवेज के थ्रू, तो 1 रुपया आता है कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो ये 1 रुपया, 1 रुपीज, लेकिन मेरा यहाँ पर जो फोकस है वो ये बताने का है कि कितना एफिशिएंट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन देन रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो रेलवे से जो है अगर फॉर एग्जांपल वाटर में ₹1 आती है पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन की, फ्रेट को कैरी करने की, रोड में वो 3 रुपए आती हैं और रेलवे में 2 रुपए आती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स NIMZ जो है, ये 4 कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ये दिल्ली से, ये गुजरात, फिर वहां से कहीं साउथ में है, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की तरह ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाने की जो बातें चल रही है, इसमें यही है कि रेलवे से इन्हें कनेक्ट करेंगे। इस वाला जो दिल्ली टू कोलकाता की साइड जा रहा है, यहाँ पर वाटरवे का यूज करेंगे। आपको पता है कि वाटरवे पे कैसा फोकस चल रहा है यहाँ पे, तो इनकी हेल्प से हम अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इम्प्रूव कर पाएंगे। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इंडेक्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो ये रेलवेज को स्ट्रेंथन करना होगा, एक्सप्रेसवेज को बनाना होगा। तो ये कैसे करोगे? इसके लिए आपको क्या चाहिए? लैंड तो एक्विजिशन करनी पड़ेगी। तो लैंड एक्विजिशन अगर मुश्किल होगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। और एक और चीज देखो, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्लोमरेशन। इसमें क्या होता है कि अगर ये रेलवे लाइन जा रही है और सारी इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर होंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप लोग याद करो, मैं क्या बताता था, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक दूसरे को पॉजिटिव स्पिल ओवर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये लोग सप्लाई करेंगे, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कटिंग और ज़्यादा इंप्रूव होएंगी, और मैन्युफैक्चरिंग में हम भी मेड इन चाइना की तरह और कम्पिटेंट बन पाएंगे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? एक सिंप्लीफाइड लैंड एक्विजिशन लॉ। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। सेकंड पॉइंट भी हो गया, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन को। थर्ड भी हो गया, प्रोवाइड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया भी हो गया, जो मैंने समझा दिया आपको कैसे करेंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट करेंगे हम, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गिर जाएगी।
अच्छा, लैंड जो है ना वेरी स्केयर्स है, बल्कि पता है पर किलोमीटर 450 बंदे हैं इंडिया में। वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, जबकि चाइना में, यूएस में तो सिर्फ 36 बंदे हैं, चाइना में समथिंग अराउंड 130 153 है। ये डेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये मुश्किल ही याद रहता है, तो बस इतना ही वर्ड यूज कर लेना आप। वेरी हाई डेंसिटी है लैंड में, उसके रिसोर्स हैं, तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेज है, तो उसको हमने ना बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए। मिस एलोकेशन ऑफ रो जो है लैंड नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए लैंड की। तो उसके लिए भी ये बिल एक परफेक्ट लॉ की जरूरत है हमें लैंड एक्विजिशन की, ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो उसकी। ठीक है, और वल्नरेबल सेक्शन की बात करें तो ये तो हमने मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ये सारे फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 से क्या होता है कि वल्नरेबल सेक्शन को भी बेचारों को कई बार चीटिंग हो जाती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट चीटिंग कर देते हैं, उनके पॉलिटिशियंस, स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके एमिनेंट डोमेन दिखाकर या इमरजेंसी यूज दिखाकर ये प्रोविजन लगाकर सस्ते दामों में लैंड ले लेते थे और इनको वल्नरेबल छोड़ देते थे, और बाद में वहां पर सब अपना उसमें से शेयर बनाते थे। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेंटर ने जो है नया लॉ बनाने की कोशिश, नो अपना ये जो नया लॉ है लैंड लॉ ये बनाया। और जब ये लॉ बना था तो 2013 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट सपोर्ट मिला था, और सुषमा स्वराज ने इसे बहुत प्रेज करा था, और राजनाथ ने जो है ओपनिंग जो है क्या कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट इस लॉ पर दी थी, और इसे बड़ा प्रेज करा था। हावेवर आप लोग देखेंगे अभी आगे चल के जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी तो इसी पे अटैक करेगी। ठीक है, सॉरी। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो ठीक है। आप लोगों को इकोनॉमिक सेंस समझ में आ रही है कि क्या चाहिए हमें? एक तो हमारे पास लैंड कम है, लैंड की सही यूसेज से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और मेक इन इंडिया में कॉस्ट कटिंग बेटर होएगी, और हम एक्सपोर्ट अच्छे दामों पर कर पाएंगे, और इंडस्ट्रीज को बढ़ा पाएंगे। और इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, सरप्लस लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर पाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा पाएंगे। ठीक है, कल लेविस मॉडल जो हमने देखा था, तो देखो ये एक स्टडी है, ये आप कोट कर सकते हो। ये एजाज घानी है, आईएमएफ में इकोनॉमिस्ट है, नहीं वर्ल्ड बैंक में शायद। तो एजाज घानी को कोट कोट करना आप, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करा है इंडिया की, मिस एलोकेशन आर्ग्यूमेंट है इनकी। और इन्होंने क्या बताया, देखो कि लैंड जो होता है ना गाइस, वो सबसे इम्पोर्टेंट कोलेट्रल होता है। लैंड के बेसिस पे जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे, तो अगर आपका 100 रुपए का लैंड है तो आपको उस पर 80 रुपए का लोन मिल जाएगा। अगर किसी और एसेट पे लोन लेने जाओगे, कार पे लेने जाओगे फॉर एग्जाम्पल, या कोई प्लांट एंड मशीनरी है उस पर लेने जाओगे, तो पता है 100 रुपए का अगर वो होगा तो 80 का लोन नहीं मिलेगा, उस पर 40 का मिलेगा। क्योंकि इसमें रिस्क प्रीमियम इन्वॉल्व होता है, तो बैंक सोचते हैं कि भैया लैंड को तो लेके भाग नहीं सकता, गाड़ी को लेके भाग गया तो। ठीक है, तो देखो ये बेस्ट कोलेटरल होता है लैंड, वो लोन रेस करने के लिए। ठीक है, और पता है क्या होता है कि जब लैंड में के एलोकेशन में डिस्टॉर्शन होती है ना, जब लैंड को प्रॉपरली एलोकेट ना करा जाए, क्यों? क्योंकि उसके एक तो प्रॉपर्टी राइट्स ढंग से डिफाइंड ना हो, ठीक है, या फिर उसकी लैंड की एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती हो, और कॉस्ट एस्केलेशन होती हो, डिले होता हो, तो क्या होता है ना, कैपिटल मिस एलोकेशन भी होती है। क्योंकि देखो ये लोन लेना, लैंड कितना क्लियरली डिफाइंड है लैंड का राइट, और कितनी इजीली आप लोन ले सकते हो, ये डिपेंड करता है लैंड की एलोकेशन एक्विजिशन कैसी है। और इसी की वजह से कैपिटल मिस एलोकेशन यानी लोन रेस करना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो अगर लैंड एक्विजिशन ट्रांसपेरेंट हो, और लैंड एक्विजिशन ट्रांसपेरेंट होने के लिए कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो लैंड
एक्विजिशन का लॉ काफी पॉजिटिव हो, उसमें लिटिगेशंस ना आए, प्रोटेस्ट ना हो, तो भी जो कैपिटल, जो लोन रेजिंग होगी वो इजी होगी, लोन देने वाले भी डरेंगे नहीं, ठीक है। सिमिलरली प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में ढंग से डिफाइंड नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे वो। इंडिया में प्रेजेंप्टिव प्रॉपर्टी कंसेप्ट है, नॉट कंक्लूसिव प्रॉपर्टी। किसी बंदे की ना कंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है इंडिया में, प्रेजेंप्टिव होती है। आई मीन इन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जब एक फादर होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं और उनको 4 प्लॉट ऑफ लैंड है, तो ये माना जाएगा कि एक बच्चे को 2 प्लॉट ऑफ लैंड मिले हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता 4 में से कौन से 2 हैं, ठीक है। और वो उस पे लोन इजीली ले नहीं सकता जब तक वो कंक्लूसिवली एक स्टैंप ड्यूटी ना दे दे और वो कन्वर्ट ना कर ले अपने लिए उन फार्म्स को, तब तक वो उस पर कोई लोन नहीं रेज कर सकता और वो कंक्लूसिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है। और इससे क्या होता है, एक 450 लोगों की डेंसिटी वाले देश में लैंड, जहां पर इतना स्केर्स रिसोर्स है, वहां पर अगर ऐसा होगा कि लैंड को लेने में, बेचने में, खरीदने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, कैसे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन सब कारणों के लिए, कारणों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मिस एलोकेशन से भी बहुत नुकसान होता है। एक 9th पॉइंट में आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट है, 1% ऑफ जीडीपी अगर स्पेंड करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जीडीपी पर कितना होगा, 2 होगा, 2। यानी 1% आप जीडीपी का खर्च करोगे तो 2% से इंक्रीज होगी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, जीडीपी। एक इंपॉर्टेंट है नलीथिगा एटॉल की स्टडी, ठीक है, लेकिन इसके काउंटर एक इकोनॉमिक सर्वे में भी स्टडी है 2015 की, वो आपको नीचे दिखाएंगे। ये क्या कहता है, लैंड एक्विजिशन अमंग द टॉप 5 कॉज है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन डिले होता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो लैंड एक्विजिशन को सिंप्लीफाई करो, इसीलिए भी नीड है लैंड एक्विजिशन लॉ को लाने की। और 11th पॉइंट आप देख सकते हो, लैंड ओनर्स आर पेड लिमिटेड कंपनसेशन और डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं, पुअर सेक्शन है। ये एक केस स्टडी दिखाई है, टाटा मोटर्स ने क्या किया था। टाटा मोटर्स को 1000 हेक्टेयर लैंड की जरूरत थी नैनो कार प्लांट लगाने के लिए सिंगूर में, वेस्ट बंगाल के अंदर। और जब उसे ये लैंड वहां पर इजीली नहीं मिल पाया और प्रोटेस्ट वहां पर हुए और ममता बनर्जी ने सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने फिर वो लैंड नहीं दिया, तो ये गुजरात की तरफ गए थे और इन्हें वहां पर मोदी जी ने बड़े ही सस्ते दामों में, बहुत सस्ते दामों में, आई थिंक शायद 2 रुपए का कुछ लैंड, ₹2 या पता नहीं 200 था, मतलब बहुत एकदम पथेटिक सिचुएशन थी फार्मर की। उतने सस्ते दामों में उसको लैंड उससे एक्वायर किया गया और दे दिया गया रतन टाटा को, ठीक है। तो ये भी एक इशू था और इसको काफी पब्लिसिटी मिली थी और बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स, डिबेट आए थे। तो ये सारे रीजंस हैं जो एक रैशनल फॉर्म करते हैं कि हमें क्यों नया लॉ चाहिए था, ठीक है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए लैंड एक्विजिशन लॉ आया 2013 का, जिसके की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। देखो, लैंड एक्विजिशन की डेफिनेशन पहले तो पता होनी चाहिए कि फोर्सिबल टेक ओवर होता है, मर्जी से नहीं, पब्लिक पर्पस के लिए फोर्सिबल टेक ओवर होता है, ठीक है। और उसमें अगर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, तब तो कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें प्राइवेट, वो जो पब्लिक पर्पस डिफाइन करा गया है, लेकिन वो पब्लिक पर्पस जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, प्राइवेट पार्टी, तो कंसेंट की जरूरत पड़ेगी नए लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले तो वो भी नहीं थी, लेकिन अब नए लॉ के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी कंसेंट की, तो हम देखेंगे वो क्या कंडीशन है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि लैंड एक्वायर करना इम्पॉसिबल बन गया है, ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टर तो लैंड एक्वायर ही नहीं कर पाएगा 2013 लॉ के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए क्लैरिफिकेशन है कि देखो, जो नया लॉ है ना, वो प्राइवेटली नेगोशिएटेड, अगर मैं कोई प्राइवेट पार्टी हूँ और हिमांशु कोई प्राइवेट पार्टी है, अगर मैं उनसे लैंड खरीदना चाहता हूँ, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है और कोई कंपनसेशन वगैरह और ये बहुत सारी चीजें, जो कंसेंट की बातें हैं, वो सब नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस जो मैं लैंड एक्वायर कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो।
अगर बहुत ज्यादा एरिया होगा तो मुझे ना रिहैबिलिटेशन की और रीसेटलमेंट की बात करनी पड़ेगी, उनको मदद करनी पड़ेगी। जो भी थ्रेशोल्ड, ये कौन सा लैंड कितना मतलब होना चाहिए, 1000 हेक्टेयर होना चाहिए ये प्रोविजन लागू होने के लिए, कि मुझे जिन लोगों से मैंने लैंड एक्वायर करा उनको रिहेबिलिटेट करूँ, रिसेटल करूँ। लेकिन वो लिमिट क्या है, ये लिमिट स्टेट्स बताएंगी, ठीक है। लेकिन अगर उस लिमिट से नीचे है तो ना तो मुझे रिहेबिलिटेट करना है, ना रिसेटल करना है, और ना कंसेंसस लेना है। तो मैं एक क्लियर केस आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा की स्टेट बोलती है कि 1000 हेक्टेयर पर ये जो है प्रोविजन लागू होगा। तो अगर मैं 900 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर कर रहा हूँ, तो जिन लोगों से मैं एक्वायर कर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें 10 पार्टीज हैं, 10 पार्टी हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। तो मुझे जरूरी नहीं है कि सब लोग, कम से कम इन 8 क्या कहते हैं कंसेंसस की बात होगी यहाँ पर, कंसेंट की वो बात होनी थी जब जो है गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो वो कंसेंट की बात करेगी। क्योंकि प्राइवेट पार्टी तो ये जो 10 बंदे हैं ये मुझे बेच ही रहे होंगे, तभी तो मैं खरीद सकता हूँ, जबरदस्ती मैं एक्वायर नहीं कर सकता। तो अपनी मर्जी से ये 10 बंदे जब आपको बेच रहे हैं, ठीक है, हेलो एवरीवन, हेलो, यस हेलो, सर, सुनाई दे यस। रहा है? हाँ, तो जब अपनी मर्जी से ये 10 बंदे बेच रहे हैं और आप 900 हेक्टेयर के लैंड को ही एक्वायर कर रहे हो, 1000 को नहीं कर रहे हो, तो आपको इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उस पे कोई बेचारे गरीब लोग काम करते हैं, लेबरर वगैरह, तो आपको उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट या उन्हें रीसेटल रिहेबिलिटेट करने की जरूरत नहीं है। इस ओनर को तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट डीलिंग कर रहे हैं, तो इसका तो कोई है ही नहीं। लेकिन इन पे जो डिपेंडेंट है इनके लैंड पे, उनके लिए भी नहीं है। लेकिन अगर 1000 हेक्टेयर से क्रॉस करता है, 1100 हेक्टेयर है, तो मुझे ये जो लेबरर है ना, इनको ना रीसेटल और रिहैब करना पड़ेगा, जो कि इस लैंड पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। तो इसमें ये बताया गया है कि बहुत बड़ा लैंड की, और उसमें भी स्टेट्स की पावर है कि वो इस प्रोविजन को कब लागू करते हैं, 1000 हेक्टेयर पे करते हैं, 5000 पे करते हैं। तो देखो, प्राइवेट डीलिंग के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस नहीं किया है। मैं अगर बेचना चाहूँ और हिमांशु खरीदना चाहता है, तो कोई लॉ नहीं लागू होएगा। मैं अपनी हम लोग एक दाम सेट करेंगे, एक पेमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि इतने रुपीज में मैं बेच रहा हूँ। और अगर वो 1000 हेक्टेयर से नीचे है तो इसमें कोई ग्लिचेज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1000 से ऊपर है तो जो मेरे लैंड पर डिपेंडेंट वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए मुझे थोड़ा रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पब्लिक पर्पस को डिफाइन करती है एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो ये पब्लिक पर्पस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। और भी इसके अंदर चीजें इंक्लूड करी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी पब्लिक पर्पस है भाई, और हाउसिंग फॉर लोअर इनकम ग्रुप भी पब्लिक पर्पस है, ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसी लोगों के घर उजड़ गए तो उसके लिए लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट, वही पब्लिक पर्पस है। तो आपको नहीं लगता ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड जैसे ही आते हैं तो इसमें तो मैं कुछ भी डाल दूंगा कि प्राइवेट ओनर जो है, क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी जो है, ये एक दलित आदिवासी एरिया में, पिछड़े हुए इलाके में, वहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है और कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो वो लोग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक्वायर करके दे दूँ, ठीक है। और बाद में अगर 5 सालों तक या 2 सालों तक मान लीजिए उन्होंने नहीं बनाया और किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो क्या हुआ, पब्लिक पर्पस डिफीट हो गया और वो पैसे ले गए, उड़ गए। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो ये पब्लिक पर्पस जो है, एक तो ये क्लियरली डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, आगे देखेंगे इसको। और कैसे पब्लिक पर्पस को वॉयलेट करा जा रहा है, और ब्रॉडर बना जा रहा है। पहले तो थोड़ा क्लियरली डिफाइन था, पहले भी थोड़ा कम डिफाइन था 13 के लॉ में। जो नई अमेंडमेंट प्रपोज करी न्यू गवर्नमेंट ने, तो उसमें और थोड़ा सा ये वेग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिसयूज का स्कोप है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है मैंने। तो देखो, प्रोविजन क्या है लॉ के, ये 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। बहुत सारे पॉइंट है बारीकी बारीकी में, लेकिन उतने करने की जरूरत नहीं है। तो जो याद रह जाएं, जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे लिखे गए हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चंस आ सकता है अगर आएगा तो, ठीक है। तो एक तो कंपनसेशन इंक्रीज कर दी गई। पहले 1894 के एक्ट में पता क्या था,
उसमें कोई कंपनसेशन का क्राइटेरिया ही नहीं था, गवर्नमेंट के विल पर छोड़ दिया गया था। दूसरा, वो इंक्रीज लैंड की वैल्यू को कंसीडर नहीं करता था कंपनसेशन देते वक्त। लेकिन अब, हेलो हेलो एवरीवन, यस सर। सुनाई दे रहे हैं? यस सर। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने बोला 2 गुना तक आप अर्बन एरिया में कंपनसेशन दोगे, जो अर्बन एरिया में मार्केट वैल्यू है लैंड की, सर्कल रेट नहीं। सर्कल रेट में और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है, सर्कल रेट और भी कम होता है, बस इतना याद रख लीजिए आप इस बारे में। मार्केट वैल्यू और ज्यादा होती है, तो 2 गुना तक मार्केट वैल्यू का आपको पैसा देना पड़ेगा, और रूरल एरिया में 4 गुना तक देना पड़ सकता है। ठीक है, ये डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दी कि 2 से 4 के बीच में 4 रखो या 3 रखो। हावेवर अपर सीलिंग जो है ना, वो तो उन्होंने ओपन छोड़ रखी है, कोई राज्य सरकार अगर 5 गुना देना चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन उससे कम ना हो। ठीक है, ठीक है। जो पहले वाली एक्ट थी, उन्होंने रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की तो कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। वो जो ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी इसी से रिलेटेड, लैंड ओनर तो है ही, ये बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा सा वेग हैं, और इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म करा है कई कॉर्नर्स ने। उन्होंने कहा है दोज फैमिली विच डिड नॉट ओन लैंड बट वर डिपेंडेंट ऑन द लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड। ऐसे तो कोई भी बंदा आ जाएगा निकल के, अड़ोस पड़ोस वाला कह रहा मैं भी इस लैंड पे डिपेंड करता था, अब उसके लिए भी लाइवलीहुड दे, उसके लिए भी रिसेटलमेंट और ये सब करे, तो ये कितनी, ये ज्यादा वेग चीज हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है एक। हाँ, ये एक्ट ने स्टेट को, जो मैंने बताया, हायर दे सकते हैं। ठीक है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। सोशल इम्पैक्टमेंट क्या, इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। ठीक है, सोसाइटी का उस पब्लिक पर्पस का जो आर्ग्यूमेंट दी गई है उस प्रोजेक्ट की, उससे फायदा हो रहा है एज ए होल या नुकसान हो रहा है, इसको असेस करा जाएगा। और इसके लिए ना टाइमलाइन भी बनाई है 6 महीने के अंदर। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाएगी जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड है, कितने दिन में भी वो नहीं, 6 महीने के अंदर उसे टाइम बाउंड मैनर में करना होगा, ताकि स्पीडीली लैंड को एक्वायर करा जा सके। ठीक है, तो एक साइड तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट थोड़ा एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है कि अब भैया सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ, लेकिन दूसरी तरफ इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश भी करी गई है और टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए इसे बोला गया। ठीक है, अब 80% लैंड ओनर को का कंसेंट चाहिए होगा। अगर यहाँ पर कोई लैंड है और 10 बंदे हैं, ठीक है, और अगर 3 बंदे मना कर रहे हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट यहाँ पर आना है, और उसके लिए गवर्नमेंट जो है लैंड को एक्वायर करके, या बोल लीजिए एक तरीके से कंट्रोल में लेके कब्जा करके प्राइवेट पार्टी को देने वाली है, और 3 बंदे अड़ गए हैं, अगर 80% का कंसेंट नहीं मिला है, तो वो नहीं हो पाएगा एक्वायर। और अगर पीपीपी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए लिमिट थोड़ी कम है, 3 बंदे अड़ गए तो ले सकते हैं, लेकिन 4 अड़ गए तो नहीं हो ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंसेंट ऑफ लैंड ओनर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो एमिनेंट डोमेन लागू हो जाता है वहां पे। ठीक है, 2013 की एक्ट में एक और प्रोविजन डाला गया कि जो फूड क्राइसिस ना हो जाए इंडिया में, कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चक्कर में, और सब लोग स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, सब लोग लैंड को बेचते चले जाएं, कहीं इतना लैंड कम ना हो जाए कि एग्रीकल्चर लैंड ही खत्म हो जाए और जो है फूड का क्राइसिस आ जाए। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि जो इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड है ना, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस वेयर लिमिट में बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट, वो जो मल्टीगेटेड क्रॉप्ड एरिया है, लैंड है इरिगेटेड, उसको नहीं एक्वायर कर सकते, सर्टेन कंडीशन में कर सकते हो, और वो भी जो उसके अकॉर्डिंग जो एक लिमिट सेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक इमरजेंसी एक्विजिशन है, इसके अंदर बहुत स्पीडीली जो है एक्वायर करा जाएगा, और ये क्या होंगे, सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, इसके अंदर भी कंसेंट नहीं लिया जाएगा, जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है 8 पॉइंट, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, और ये बेस था जाजा रिपोर्ट पे। जाजा एक ट्राइबल्स पर स्टडी है, रिपोर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कई लोग इसे।
तो वहीं पे ये स्टडी निकल के आई थी कि SC ST को सिर्फ रिजर्वेशन देकर उन्हें जॉब दे देना सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि जॉब की एक एक्सपायरी डेट होती है, हो सकता है उनका बच्चा जॉब ना लगे और वो चली जाएगी, लेकिन उनकी अगर एसेट आपने ऐसे ही थोड़ी बहुत तो उनके पास एसेट होती हैं, पर्टिकुलरली STs के पास, और जो है आपने उनकी एसेट्स को अगर ले लिया तो वो बेचारे तो फिर उनकी एक रियल प्रोग्रेस और ग्रोथ, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल, रुक जाएगी। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा एक और चीज है, अगर तीसरी पार्टी को बेच दिया तो जितने महंगे पे उसे बिकेगा ना, जितने प्रॉफिट पे, उसका 40% वर्ड, ये वैल्यू लिखी नहीं, याद ना रहे, लेकिन 40% ओरिजिनल ओनर को मिलेगा। देखो ओरिजिनल ओनर मैं था, मेरे से लैंड एक्वायर करा गया, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करा प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी ने वो ले लिया, अब 2 साल हो गए उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं, तो उसने थर्ड पार्टी को बेच दिया। कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ने लिया था 500 रुपये का, ठीक है, और इसको दिया था, ठीक है, और इसने ये जो है 1000 में बेच दिया, तो कितने में बिका? प्रॉफिट में 500 के। तो इस 500 पे का जो 40% होगा वो वापस से थर्ड पार्टी को जाएगा। ये एक, मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रोविजन था, हावेवर बहुत सारे लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है ऐसे प्रोविजन से जो स्पेक्यूलेटिव और रेंट सीकिंग होगी ना, वो रुक जाएगी, और जो रियल पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करा गया था वही होगा। अदरवाइज तो लोग उसको एक्वायर करेंगे और प्रॉफिट के लिए बेच देंगे, काम उस पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट अगर उसको 40% उसे देना पड़ रहा है तो एक डिसइंसेंटिव क्रिएट कर रहा है जो प्राइवेट पार्टी है उसके लिए ये प्रोविजन, कि वो उसे जिस पर्पस के लिए उसी लिए यूज करे, और आगे एक स्पेक्यूलेशन के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, कैपिटल गेन के लिए ना उसे आगे बेचे। तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक अच्छा जो है प्रोविजन है, हावेवर इसे भी क्रिटिसाइज करा गया है। एक और बात है जो यहाँ पर शायद मैंने मेंशन नहीं करी, आप लिख लेना साथ साथ, वो मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट थी ना 2006 की एक्ट, ठीक है, और पैसा, इसके अंदर भी जो लैंड थे वो भी इस लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर ही आएंगे, यहाँ पर भी ये लैंड एक्विजिशन बिल के लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में आप पढ़ते होगे, वहां पर इसे देख लेना, रिवाइज कर लेना कि किन किन को फॉरेस्ट राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब लॉ का क्रिटिसिज्म है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत लंबा और कमेटी वाला प्रोसीजर है, इससे और ब्यूरोक्रेटिक हैसल होगी और डिले होएगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और एस्केलेशन होएगी और अनवायबल हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उससे एनपीएस भी राइज होंगे बैंक के। तो भैया ये आपने एक और लेयर क्रिएट कर दी है। ठीक है, हेलो एवरीवन, ठीक है, यस सर। फिर एक हाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, भैया आपने किस बेसिस पे बताया कि 4 टाइम्स आपको देना है, 2 टाइम्स आपको देना है? ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है कि एक रेलवे के लिए लैंड एक्वायर करा गया, ठीक है, देखो ये लैंड रेलवे के लिए एक्वायर करा गया, ये लैंड SCZ के लिए एक्वायर करा गया, इसकी मार्केट वैल्यू के 4 गुना इसे दे दिए, इसकी मार्केट वैल्यू के 4 गुना इसे दे दिए, लेकिन बाद में जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस लैंड की तो 5 गुना हो गई मान लीजिए, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा से होगी 8 गुना। तो ये थोड़ा आर्बिट्रेरी है कि दोनों का यूज अलग अलग है, अगर आप ऐसे ही एनरिच करना, रिच ही बनाना चाहते हो फार्मर को, तो ये बड़ा आर्बिट्रेरी है, और किस बेसिस पे आपने करा कि 4 गुना मिलना चाहिए, 2 गुना मिलना चाहिए, तो इस पर एक डिबेट है, और मैत्रीश घटक की स्टडी है उसको नीचे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि भैया 4 गुना का रैशनल क्या है, वो किसी स्टडी पे
किसी एनालिसिस पे बेस्ड हैं या बस ऐसे ही आपने खुश करने के लिए फार्मर्स को दे दिया? ठीक है, तो देखो अब ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही थी, कंसेंट ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज, ये भी अब इस अफेक्टेड फैमिलीज में ना बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये नहीं पता है कि फैमिली में कौन कौन है, बहुत वेगली ये टर्म डिफाइंड है। और सेकेंडली मैंने आपको बताया सिर्फ लैंड ओनर नहीं, लैंड ओनर के लैंड पर जो लोग काम कर रहे हैं लीज पर लेकर टेनेंट, वो भी, उनकी भी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट मेरी हेडेक है। ठीक है, तो ये और ज्यादा क्यूम्बरसम और कॉस्टली अफेयर बना देती है इसे। ठीक है, अब 2015 में अमेंडमेंट प्रपोज करी गई। ठीक है, और गवर्नमेंट ने लोकसभा में बिल पास भी करा लिया था क्योंकि मेजोरिटी थी, बट राज्यसभा में करा नहीं पाई। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स थे जो कि कभी अप्लीकेबल नहीं हो पाए, वो एक तो ये थे कि SIA में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में इन्होंने ईजिंग करने की कोशिश करी। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करी, और कंसेंट ऑफ लैंड ओनर का कई केसेस में इग्नोर कर दिया। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के साथ साथ ना प्राइवेट एंटिटीज में NGO भी डाल दिए गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं एक्वायर करेंगे, सिर्फ NGO के लिए भी एक्वायर करके दे सकते हैं। ठीक है, और पहले के प्रोविजन में एक ये था कि अगर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऑफेंस होगा तो उसका जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्ज लगाया जाएगा और उसे पनिश करा जाएगा। लेकिन अब नए अमेंडमेंट बिल में ये बोल दिया गया कि इसके लिए, उस पर चार्ज लगाने के लिए और उसे पनिश करने के लिए आपको हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके एक्शन नहीं ले सकते। मुझे लगता है ये अच्छा प्रोविजन था, क्योंकि इससे तो फिर कोई भी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो इस पब्लिक डीलिंग करने में डरेगा, और वो जो है लैंड को जो लैंड की जो मार्केट फ्लरिश होनी चाहिए और इजीली लैंड एक्वायर होना चाहिए, वो तो बेचारा वैसे डरेगा, पेपर वर्क में घबराया रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे एम्पावर करने के लिए, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि नहीं आप काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया कि आप हायर अथॉरिटी के बगैर उस पर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी देखिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पशन दिए गई, कुछ इंपॉर्टेंट 5 कैटेगरीज डिफाइन करी गई। तो ये जो नया बिल आया ना, इसने 5 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इनको इग्नोर कर दिया गया 5 कैटेगरीज को, कि इसमें कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, चाहे बेशक प्राइवेट पार्टी आ रही है और PPP प्रोजेक्ट है। ध्यान कीजिए, पहले PPP प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए तो था ही था कंसेंट, लेकिन अब इन 5 कैटेगरी के लिए कंसेंट को हटा दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने, ऑपोजिशन ने क्या बोला, ये जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग है और ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हेलो, यस और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, सेकंड प्रोविजन क्या था, इन 5 कैटेगरीज पे सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी नहीं होगा। हेलो, यस Yes, sir. और जो मल्टी क्रॉप्ड एरिया था ना, उसकी लिमिट भी गायब कर दी, नोटिफिकेशन के थ्रू गायब कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू। और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मेक इन इंडिया को हिट करना है, तो ये सारे एग्जाम्पशन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और प्रॉब्लम आई, रिटर्न ऑफ अनयूटिलाइज्ड लैंड। अनयूटिलाइज्ड लैंड का क्या करेंगे अगर 5 सालों तक उसको यूज नहीं करा गया, आपने, गवर्नमेंट ने एक्वायर करा, प्राइवेट कंपनी को दिया किसी पब्लिक पर्पस के लिए। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, कोई रोड बनाना था, कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन वो नहीं बना, 5 सालों तक खाली पड़ा रहा। अब क्या ऑप्शन है कि 5 साल के बाद वो जो प्राइवेट कंपनी के पास लैंड है वो या तो वापस दे दिया जाएगा ओरिजिनल ओनर को,
या तो गवर्नमेंट ने लैंड बैंक बना रखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड बैंक, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने लैंड बैंक होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका स्टेट का लैंड है, उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा 5 साल के अंदर। लेकिन अब क्या बताया गया, इसको भी नलीफाई कर दिया उन्होंने, कहा देखो या तो 5 ईयर और एनी पीरियड स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सेट करते वक्त उन्होंने नेगोशिएट कर लिया कि 7 साल, तो फिर जो लेटर होगा ना 5 साल या 7 साल में जो उनसा बढ़ा है वो लागू होएगा, तो यानी 7 साल हो जाएंगे। तो टेक्निकली ये भी 5 साल वाला प्रोविजन हटा दिया। हेलो, एम आई Yes. ऑडिबल? हेलो। Yes. Yes. फिर प्राइवेट एंटिटीज का मैंने ऊपर बताया, इसमें एनजीओज वगैरह भी आ गए सब, ठीक है, और बहुत सारे टाइप की पार्टनरशिप कॉरपोरेशन आ गए। और ये ऑफेंस वाला, ठीक है, प्रायर सैंक्शन चाहिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट करा प्रोसिक्यूट करने के लिए। और ये देखो ये 6th पॉइंट, ये पहले नहीं था, प्राइवेट कंपनी के लिए जब एक्वायर कर रहे थे तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, लेकिन अब ये भी डाल दिए गए, ठीक है। हावेवर ये सारे जो भी मोदी जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सारी जो चीजें ट्राई करी, ये सब इसलिए फेल हो गई क्योंकि राज्यसभा में इन लोगों की मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। तो राज्यसभा में ये जो है रेटिफाई नहीं हो सका, लोकसभा में पास हो गया। तो फिर इन्होंने एक नया तरीका निकाला, इन्होंने क्या बोला कि आप क्या कीजिए, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस करा था स्टेट का जो ये लैंड एक्विजिशन और ये जो प्रोविजन होता है ये कंकरेंट लिस्ट में होता है, ठीक है, तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन फिर एक प्रोविजन होता है कि सेंट्रल लॉ लागू होता है अगर आपका पहले से ही लॉ बना हुआ है उस इशू पर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 254 सब क्लॉज 1 आप देख सकते हैं, अगर कोई सेंट्रल लॉ पहले से ही है कंकरेंट सब्जेक्ट पे तो स्टेट लॉ कैन नॉट ओवरराइड इट। बट एक प्रोविजन साथ में और भी दे रखा है कि एक केस में ओवरराइड कर सकता है, अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि ऐसा है, हम तो लॉ को बदल नहीं सकते क्योंकि राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी है नहीं, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सबसे पहले किसने लागू करा, गुजरात ने, फिर आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, ठीक है, इन सारी स्टेट्स ने ओवरराइड करना शुरू कर दिया सेंट्रल लॉ को। कर्नाटक ने और क्या करा, अपने स्टेट गवर्नमेंट के लॉ बनाए और उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट दिला दिया, और ये जो भी लिमिट्स बनाई गई थी लैंड की एक्विजिशन को लेकर ये सब इग्नोर कर दी गई, ये सारे प्रोविजंस को बाईपास कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ठीक है। अच्छा, ये इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी है, देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे डेटा 2015, 80% जो प्रोजेक्ट स्टॉल हो रखे हैं उनमें केवल 8 प्रोजेक्ट हैं जो कि लैंड के एक्विजिशन की वजह से हो रहे हैं, बाकी और सारे इश्यूज की वजह से हो रहे हैं। और एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा लिख लीजिए, मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, इसको जरूर याद रखिएगा, अभी लिख लीजिए और फिर इस को टाइप कर लेना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं लार्ज कंपनीज के और इंडस्ट्री सेट करने के, ठीक है, उनके अंदर लैंड को जो एक्वायर करा जाता है और उसकी जो कीमत होती है पूरे प्रोजेक्ट में केवल 5% होती है। तो आप कम से कम ये घटिया आर्ग्यूमेंट तो ना ही दें कि भैया प्राइवेट इन्वेस्टर को बहुत लॉस हो रहा है, और क्या कहते हैं कि ये स्टडी है, ठीक है, कि जो है इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी और लैंड एक्विजिशन बहुत कॉस्टली हो गया, क्योंकि उनके पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा आ रहा होता है मुश्किल से 5% आ रहा होता है। तो इन सारे प्रोविजंस को जब लागू करा जाएगा तो ये 6% हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और ये स्टडी मैं भूल गया हूँ, ठीक है, ये मैंने रीड करी थी, जैसे ही मुझे याद आएगी स्टडी का मैं नाम बता दूंगा, लेकिन आप इसको अभी डाल लीजिए एक पॉइंट के फॉर्म में कि एज पर सम स्टडीज, ठीक है, ये आप कर लीजिए एज पर सम इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। हेलो एवरीवन, सुनाई दिया ये सबको? हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो करेक्ट प्राइस ऑफ लैंड, करेक्ट प्राइस क्या होएगा, देखो ऊपर हमने क्या बोला, 4 गुना 2 गुना, अरे इसका इकोनॉमिक रैशनल क्या है, तो मैत्रेयी घटक ने इसका एक तरीका बताया,
कि भैया बेस्ट प्राइस को कैसे फाइंड करा जाए लैंड की। तो इन्होंने देखो एक दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, एक तो मैत्रीज घटक का है और इस लैंड एक्विजिशन के सारे पचड़े से बाहर निकलने के लिए एक और जबरदस्त सॉल्यूशन है एजाज घैनी का, जो कि ये आंध्र प्रदेश के सीएम कौन थे पहले, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू का ब्रेन चाइल्ड था ये सॉल्यूशन जो एजाज घैनी दे रहे हैं। तो पहले मैत्रीज घटक की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर सही प्राइस लैंड का आपको डिस्कवर करना है तो ये एक बड़ा सा एरिया है, गवर्नमेंट बोलेगी जो भी लोग यहाँ पर लैंड सेल करना चाहते हैं इस पूरे एरिया का मुझे चाहिए 25%, और जो भी लोग इस लैंड एरिया के अंदर अपने प्लॉट्स को बेचना चाहते हैं, ठीक है, वो बिडिंग करें और अपना प्राइस बता दें, ठीक है। ये सब लोग अपना प्राइस बता देंगे, ठीक है। इस प्राइस से एक बिडिंग आएगी, ठीक है, और जो भी वो बिडिंग आएगी, जो प्राइस वो बताएंगे, उससे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी लैंड को। अब ये पूरा एरिया था, लेकिन इस गवर्नमेंट को चाहिए था सारा लैंड यहाँ पर एक जगह इकट्ठा ही तो चाहिए होगा ना। लेकिन ये यहाँ के कुछ जो ओनर है, ये ओनर इसने लैंड नहीं बेचा, ठीक है। अब इसने अगर लैंड नहीं बेचा तो भाई मैं क्या कहते हैं, कंपेल तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके कंसेंट की रिस्पेक्ट करनी है। तो मैत्रीज घटक ये जो कंसेंट क्लोज है 70-80% वाला, इसे कैसे बाईपास करवा रहा है, वो क्या बोलेगा, देखो कि कह रहा है कि आप इन्हें भी खुश रख सकते हो बिना कंसेंट क्लोज की हेडेक लिए। हम क्या करेंगे कि हमें कुछ बंदों ने यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, ठीक है, ठीक है। तो इस बंदे को क्या बोलते हैं, आप लैंड यहाँ पे ले लो क्योंकि हमने ये खरीद रखा है, ठीक है, और आप हमें ये अपना लैंड दे दो। तो इससे कंसेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और लैंड की ट्रू वैल्यू भी पता चल गई। ये 4 गुना, ये 2 गुना का लफड़ा खत्म हो गया। तो ये कैसा लगा आप लोगों को स्टाइल? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो समझ में आया ये क्या करा मैत्रीज घटक ने? हेलो। Yes. तो मैत्रीज घटक की स्टडी याद रखनी है, क्योंकि वहां पर उस बच्चे को प्रेफरेंस यूपीएससी या उसको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे जो ये प्रोविजन बताएगा ऊपर और जो प्रॉब्लम बताएगा। मार्क्स वो उठाएगा जो समस्या का समाधान बताएगा, सॉल्यूशन जो बताएगा, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन है, मैत्रीज घटक, एजाज घैनी। एजाज घैनी के क्या करा, कह रहे कि ये लैंड एक्विजिशन का ना लफड़ाई छोड़ो, आप ऐसा करो, लैंड का जो टाइटल है उसकी ओनरशिप ओरिजिनल बंदे को ही रहने दो और गवर्नमेंट उसे लीज पे ले ले, और फिर गवर्नमेंट उसे प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे दे। 100 साल की लीज पे ले ले, 80 साल की लीज पे ले ले, और उस लीज के साथ साथ उसको कंपनसेशन भी दे दे कि भाई लीज की कंपनसेशन तुम्हें इतना किराया मिला करेगा, ये जॉब मिलेगी, ये फलाना ढिमका मिलेगा, और ये लैंड एक्विजिशन का, ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप का जो लफड़ा है, इससे आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये एजाज घैनी का सॉल्यूशन है। लेकिन एजाज घैनी के सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए हमें ना प्रॉपर इंडिया में लैंड के राइट्स चाहिए, लैंड के को डिजिटाइज करना होगा। जो प्रेजम्पटिव नेचर है हमारे देश में लैंड राइट्स का, उसको कंक्लूसिव बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रेजम्पटिव टू कंक्लूसिव बनाने के लिए पहला स्टेप है कि आप सारे के सारे लैंड को डिजिटाइज कर दो। जब आप सारे के सारे लैंड को डिजिटाइज कर दोगे, उसके बाद उसे कंक्लूसिव और प्रेजम्पटिव बनाना आसान हो जाएगा। अब लैंड को डिजिटाइज करने के ऊपर अपना एक छोटा सा लेक्चर होगा 15-20 मिनट का, और फिर हम कल नया टॉपिक करेंगे। तो वो 10-15 मिनट का ही बचा है, वो मैं कर दूंगा। और उससे पहले ये जो लैंड पॉलिसी है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो वो जो लैंड लीजिंग का तरीका हम क्या करेंगे, पहले तो हमें लीजिंग का मॉडल चाहिए, और उस मॉडल को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड चाहिए। तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी जैसे ये क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के लिए का यूसेज रिकमेंड करा गया है, उससे डिजिटाइजेशन बहुत स्पीडीली होगी। एक पेरुवियन इकोनॉमिस्ट ने, ये आर्टिकल था एक इम्पोर्टेंट, मैं वो आपको उसी से नोट्स बना के दे दूंगा कल।
लाइव मिंट का आर्टिकल था ये। तो और क्या कहते हैं, जब वो डिजिटाइज हो जाएगा तो फिर हम उसके लीजिंग मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो वो लीजिंग मॉडल कैसा हो, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे मॉडल के आसपास हम वो एक्विजिशन के लिए लैंड लीजिंग मॉडल बना सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्रीकल्चरल लैंड की लीजिंग के लिए है, ना कि एक्विजिशन के लिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे लैंड लीजिंग करी जा सकती है उसका ये एक ब्रेन चाइल्ड है नीति आयोग का। तो हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कुछ समथिंग सिमिलर ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लैंड एक्विजिशन के केस में बनाया जा सकता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। 5 मिनट का है बस, ज्यादा देर नहीं है, खत्म होने वाली क्लास। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप, ये चार्जिंग खत्म होने वाली है इसकी। ओके तो देखो इसमें भी यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन और अपडेशन ऑफ लैंड ओनरशिप करना होगा, जो कि हमारे पास नहीं है फिलहाल। ठीक है, कुछ स्टेट्स में हुआ है स्पीडीली, कुछ में हो रहा है। कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कई लोग तो सर्वे कर रहे हैं ड्रोन वगैरह से, तो उससे भी हेल्प मिल रही है। ठीक है, प्रेजम्पटिव नेचर को कंक्लूसिव बनाने के लिए, क्योंकि कंक्लूसिव अगर हो गया तो उसको आप बिना फादर की परमिशन के या बिना भाई की परमिशन के अपने लैंड को बेच सकते हो। जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। याद करो हमारे फर्स्ट लेक्चर में क्या था, इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, जॉइंटली हेल्ड का है। वो जो इशू है आज तक चलता हुआ आ रहा है। वी हैव टू चेंज दैट, वी नीड टू चेंज दैट। और उसके लिए हमें प्रिजम्पटिव नहीं कंक्लूसिव बनाना होगा। और उसके लिए क्या, क्योंकि उनके हेलो हेलो Yes, क्या sir. उनके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड बनाने होंगे डिजिटली, ताकि वो एक कंप्यूटर सिस्टम में हो, आराम से फटाक से देखे ये लैंड किसका है, किसके नाम पे है, सीधा उस ओनर के पास जाया जाए। ठीक है, एक और चीज इशू भी है, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। लैंड ओनरशिप के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये ए बंदा है, मैं चेक करूं जाकर सिस्टम के अंदर, मैं देखूं एक एक नाम कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे पता लग गई एक्स है, वाई लैंड इसका है, जेड लैंड इसका है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पता क्या करना पड़ेगा मुझे, ये प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड, तो एक ओनर के नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टी सेव्ड है ये नहीं कहीं पर रिकॉर्डेड है, बल्कि ये एक्स प्रॉपर्टी किसकी है ये मुझे कोई जो प्रॉपर्टी राइट्स को रखते हैं गांव देहात एरिया में, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, क्या एसडीएम के ऑफिस में, या क्या बोलते हैं उसे, तहसीलदार बोलते हैं, है ना? हेलो, तहसीलदार, यस सर। हाँ। यस सर, तो हमें तहसीलदार। हमारे यहाँ पे क्या होगा कि तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा और तहसीलदार मुझे बताएगा एक्स प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन अगर मैं तहसीलदार के पास जाके बोलूँ ना कि ए के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, तहसीलदार को भी नहीं पता। तो जो रिकॉर्डेड है ना, वो प्लॉट बाय प्लॉट बेसिस पे रिकॉर्डेड है कि वो किसकी है, ना कि एक ओनर के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। तो इसकी वजह से पता है क्या होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन भी बहुत सारी होती है, वो भी ब्लैक मनी का सोर्स बन जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या इंडिविजुअल ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या लैंड है उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो 2 बार 3 बार ना बेचें, फ्रॉड ना हो उसमें। मूवी देखी है आप लोगों ने, किसी ने, खोसला का घोसला? हेलो हेलो, यस। Yes, sir. देखी है? तो बीच बीच उस मूवी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक एक लैंड को 2 बार बेच दिया गया है। ठीक है, अब वो एक लैंड 2 बार ना बिकेगा अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो ब्लॉकचेन का, और पर बंदे की कितने कितने उसके प्लॉट्स हैं वो रिकॉर्डेड हो, तो इससे कितना आसान होएगा ना लैंड को एक्वायर करना, लैंड की ट्रू वैल्यू निकलना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो ये टेक्निकल ग्लिचेज हैं, इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर 15 मिनट का बहुत छोटा सा होगा, 2 पैराग्राफ ही है उसमें, बस खत्म करेंगे उसको। इतना मेरे ख्याल से बहुत है आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा याद कर लिया करो, लिख लिया करो, क्योंकि मैं जितना मर्जी याद करने की कोशिश करूं कुछ चीजें सबकॉन्शियस में होती हैं, वो नोट्स के साथ साथ अपने आप निकलती हैं, वो नोट्स में मैं नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है, Yes, sir.
कुछ भी नई चीज जो नोट से अलग बता रहा हूँ वो लिख लिया करो, क्योंकि मैं जो मर्जी कर लूँ वो नहीं आती है नोट्स बनाते वक्त दिमाग में। तो ये एक नीति आयोग का लैंड लीजिंग लॉ है जो टी हक, ये कमेटी है, ये कॉमन लिख दें कमेटी है, इसने जो ये प्रपोज करा है, इसके हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। तो बेसिकली लैंड लीजिंग के एक्ट, जो मॉडल एक्ट बनाई है नीति आयोग ने, वो इसलिए बनाई है, जो लॉ बनाया है कि लेसर को जो दे रहे हैं और टेनेंट को जो लीज पे ले रहे हैं, दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट्स पढ़ लेना, मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। एनएसएसओ की एक स्टडी है, वो ये बताती है कि देखो लैंड लीजिंग इंडिया में इतनी घट गई है कि पहले 20% होती थी जो भी ऑपरेटेड एरिया होता था, उसकी केवल 6% रह गई और फिर दोबारा से राइज होनी शुरू हुई है। ये 20 से 6% क्यों हुई? पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि ओरल लैंड लीजिंग होने लगी, इतने प्रोविजन प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए टेनेंट को टेनेंसी लॉज में कि भैया जो ओनर है उसको डर लगने लग गया कि अब उसको लैंड दूं, कहीं मेरा प्रॉब्लम हो जाए, मुझे एक्वायर ना, मैं अपना वापस रिज्यूम ना कर पाऊं लैंड। तो वो क्या करता है कि कागजी कार्रवाई करता ही नहीं, क्योंकि उससे टेनेंट को जो है पावर मिलती है, सरकार उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए हैं, तो ओरल लैंड लीज देता है। तो लैंड लीजिंग कम नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्डेड लैंड लीजिंग कम हो गई, केवल 6.6% पे। ठीक है, अब देखो मॉडल एक्ट क्या कर रही है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इक्विटी बढ़े, पॉवर्टी घटे, यही सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अच्छा एक एडवर्स, ये कंसेप्ट है एडवर्स पोजेशन। देखो एडवर्स पोजेशन क्या है कि मेरे से, मैं ये बंदा हूं, मेरे से एक्स ने लैंड लीज पे लिया, इसने कहा कि खेती करूंगा, किसकी? राइस की और वीट की। ठीक है, उसके बाद इस बंदे ने राइस और वीट की खेती ना करके क्या करा? हेलो हेलो, Yes, sir. इसने क्या करा? यहाँ पर गाय भैंस रख ली। ठीक है, और गाय भैंस रखने से इसने जो एग्रीमेंट करा था, पोजेस करा था इसने गेहूं चावल के लिए, लेकिन अब एडवर्स पोजेशन कर ली इसने, और इस केस में मुझे राइट है इस बंदे को अपने लैंड से निकालने का। तो इससे क्या होता था कि भाई ये बेचारा तो चाहता था गेहूं चावल की खेती करना, लेकिन सरकार ने एमएसपी उस साल कम अनाउंस करा, तो इसने ये काम कर लिया, तो इसकी वजह से फिर वो लैंड वापस छीन लेते थे। तो सरकार ने ये जो एडवर्स पोजेशन है, जो नीति आयोग ने सजेस्ट करा कि एडवर्स पोजेशन के चीज को ना आप खत्म करो इसको, ये इससे क्या होता है, लैंड लीज एक्ट जो मार्केट है वो हैम्पर होती है। ठीक है, फिर जो ऑटोमेटिक रिजम्पशन जो है ना, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। पहले के लॉज में क्या था कि आपने ये अगर लैंड को लीज पे दिया है, तो जब ऑटोमेटिक रिजम्पशन नहीं होएगी, जब आपकी जो डेट होगी उस पर आपको फिर से कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी, जब आपका जो एग्रीमेंट है एक्सपायर हो गया होगा। और आपको क्या करना होगा कि सारा का सारा एरिया जो है अपने एग्रीकल्चर लैंड का आप वापस से रिज्यूम नहीं कर पाओगे, आपको कुछ तो देना पड़ेगा। ये टेनेंसी के लॉ में था, टेनेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरिया तो आपको देना पड़ेगा, कि वो बेचारा अब अचानक कहाँ से जाए, एक्सपायर हो गया तो कुछ दिन उसे काम करने के लिए, या ये कुछ मिनिमम एरिया उसको सर्वाइव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे को क्या करता था, एज ए ओनर डिसइंसेंटिवाइज करता था। मैं सोचता था यार मैंने ये लैंड दे तो दिया, अब बाद में जब मैं इसे रिज्यूम करूंगा, अगर मैं इसे लीज पे देता हूँ तो ये मुझे इसके लिए छोड़ना पड़ेगा, तो मैं लीज पे नहीं दे रहा। तो ये ऑटोमेटिक रिजम्पशन का प्रोविजन नीति आयोग लेके आएगा, एडवर्स पोजेशन के इशू को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करेगा? जो लैंड लीज पे ले रहा है। और ये किसके लिए एम्पावर करेगा? ये दूसरा ऑटोमेटिक रिजम्पशन जो लैंड लीज पे दे रहा है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो है भैया, सरकार को इससे दूर रखो, अपनी म्यूचुअली डिसाइड कर लो। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, देखो ये जो लैंड लीज पर लेगा ना मेरा एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर, वो इसकी आउटपुट, इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है इस लैंड पे नहीं ले सकता क्रेडिट प्लेज करके। इस लैंड पर जो टेनेंट है, इस लैंड के बेस पे बैंक में जाके लोन नहीं ले सकता, लेकिन वो ये कह सकता है कि इस लैंड पे मैंने फसल उगाई है और ये लगभग 5 टन राइस होंगे, तो 5 टन राइस की जो प्राइस है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप मुझे लोन दे दो। ठीक है, ऐसा कर सकता है।
तो ये एक अच्छा एम्पावर्ड प्रोविजन है। अच्छा, एक और चीज है, देखो ये भी अच्छा प्रोविजन है। मान लीजिए इस लैंड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जिस टेनेंट ने इसको लीज पे लिया था वो यहाँ पर कुछ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे, कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दे, और जब इसका टर्म एक्सपायर होएगा, फिर जब ये जा रहा होगा, तो इसकी तो वैल्यू है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो लैंड अब खत्म हो गया तुम्हारा टेनेंसी का पीरियड और अब ये लैंड मेरा है, तो जो इस पे एसेट क्रिएट करी गई है वो भी मेरी है इन्वेस्टमेंट। तो आपको इस एसेट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लैंड ओनर को, टेनेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी अच्छा एक होता, अनयूज्ड वैल्यू, जो अनयूज करा, जो अनयूज्ड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो उसको दिलाएंगे। ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, clear है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बस 4-5 पॉइंट और। ठीक है, तो देखो ये जो प्रपोज्ड लैंड की जो लीजिंग है ना, वो बहुत सारे चीजों के लिए अलाउ कर रही है। ठीक है, किसके लिए कर रही है? फिशरी के लिए कर रही है, एग्रो प्रोसेसिंग के लिए कर रही है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कर रही है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए कर रही है। ठीक है, तो इससे ये डर है कि कहीं फूड क्रॉप्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो जाए लैंड यूज पैटर्न से, और फिर फूड का क्राइसिस ना आ जाए इंडिया में, जो बफर स्टॉक हमारे भरे हुए हैं राइस के और एग्री वीट के, वो ना खाली हो जाए। तो ऐसा कंसर्न है, ये एक इशू है। ठीक है, दूसरा, फार्मर्स, एफपीओ की फुल फॉर्म याद है किसी को? फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड करा जा सकता है कल्टीवेटर के नाम पे। डेफिनेशन ऑफ कल्टीवेटर पता है कौन है? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कॉर्पोरेट्स भी इसके अंदर इंक्लूड करे जा सकते हैं। तो बताइए कल्टीवेटर की डेफिनेशन में कॉर्पोरेट्स का क्या काम? तो कॉर्पोरेट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है कि कॉर्पोरेट्स भी लैंड लीज पर ले सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग हो सकती है, और हो सकता है वो फूड क्रॉप्स को कम प्रोड्यूस करें और प्लांटेशन क्रॉप को ज्यादा इंक्रूज प्रोडक्शन करें। तो ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग का डेंजर है, और उन्होंने मॉडल एक्ट के अंदर कल्टीवेटर को डिफाइन करा है कि वो कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनडेफिनेट लीज पीरियड, ये भी एक इशू है। इनडेफिनेट लीज पीरियड बना रखा है, कितने भी टाइम तक ले सकते हैं। तो ऐसे में बेचारे ने किसी तरीके से प्रेशराइज करके या कुछ ऑफर देके किसी बड़े बिजनेस हाउस ने हमेशा के लिए लीज पर ले लिया, तो सस्ते दामों में लीज पे ले लिया, तो वो लैंड ओनर को फिर फंस जाएगा वो। तो अगर कोई मिसफॉर्चून हुआ उसके साथ और उसे वापस लैंड चाहिए होगा तो क्या करेगा? ठीक है, हेलो, एक Yes. इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये वाला है, लीज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। लीज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है अगर आज एक्स को लैंड दिया है ए ने। ठीक है, अगर इस लैंड का ओनर ए की बजाय बी हो गया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लीजिंग का ये खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कब, इस बारे में नहीं बताया गया कि जो लैंड लीज पे दे रखा है ए, उसके बेसिस पर लोन बैंक से ले सकता है कि नहीं। जो लीज पे मैंने एक्स को दिया उसके बेसिस पर क्या मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, और अगर मैंने लोन डिफॉल्ट करा तो क्या बैंक फिर उस लैंड को ले लेगा, और अगर बैंक उसको ले लेगा तो इसकी मिस एडवेंचर की सजा बेचारा टेनेंट क्यों भुगते फिर, क्योंकि बैंक फिर इस लैंड को लेने आएगा वापस। तो इस बारे में लॉ जो है साइलेंट है कि उसे मोर्टगेज रखकर जो है लोन लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, ये बड़ा वेग है, कि मॉडल एक्ट ये कह रही है कि जो ओनर है
वो अपने लैंड को वापस ले सकता है अगर सोइल हेल्थ खराब हो गई तो। अब क्या पता मैं किस बात पर उससे लड़ने लग जाऊं टेनेंट से कि सोइल खराब हो गई और ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स है और इम्प्लीकेशन क्या है अगर ये अच्छे सक्सेसफुल तरीके से लागू हो गया ये लॉ। तो देखो लुईस मॉडल क्या कहता है, नॉन फार्म से फार्म से नॉन फार्म पर शिफ्ट हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम रेज हो जाएगी, हैप्पी हैप्पी सिचुएशन होएगी, विन विन सिचुएशन होएगी सबके लिए। और टेनेंट और शेयर क्रॉपर जो है इंश्योरेंस एक्सेस कर सकते हैं क्रेडिट मार्केट से। ये तो अच्छे काम हुआ ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रजिस्टर्ड लीज होगी और आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी मैंने लीज पे ले रखी है और इसमें ये प्रोडक्शन होने वाली है, तब आपको लैंड बैंक आपको लोन देता है। अगर आपके पास लीज दिखाने के लिए ही नहीं है तो बैंक क्यों माने कि भाई इस लैंड पे जो प्रोडक्शन होएगी वो इस बंदे की है और उससे मैं लोन को रिकवर कर सकता हूँ। अब आखिरी जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, कंपनीज को हेल्प करेगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो कि 80% है इंडिया में, 2 हेक्टेयर से कम है। उनसे कंपनीज को क्या हेल्प करेगा इस लैंड को लीज देने में, क्योंकि देखो उनका लैंड इतना छोटा हो गया कि उनके लिए नई टेक्नोलॉजीज के साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये बेटर है कि वो लोग इस लैंड को लीज पे दे दें और एक कॉर्पोरेट हाउस आए और सारे जो छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड पे सब अलग अलग लैंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा लैंड एक कॉर्पोरेट ले ले और इस पर एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। और इनको तो वैसे भी फायदा नहीं है क्योंकि प्रोड्यूस इतनी कम हो रही है छोटे छोटे लैंड पे, इनको पैसे मिल जाएं, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग हो सकती है इसकी हेल्प से। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटली टेनेंट कल्टीवेशन इज 20% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यही था आज का लेक्चर, कल थोड़ा सा और पोर्शन बच गया। और ये लैंड का जो रिफॉर्म थे ना ये बड़े इरिटेटिंग थे, मुझे खुद इरिटेटिंग लगते हैं, इसमें बहुत स्कैटर्ड है। आगे इतना नहीं होगा, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर करेंगे, एमएसपी करेंगे। एमएसपी वगैरह इजी है, सिंपल से फॉर्मूले हैं उसमें 2-3 और, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, Yes, sir. तो ठीक है, हाँ sir. किसी को डाउट पूछना है? प्रियंका ने नहीं करी ना क्लास आज भी। हेलो, ओके। उसके नोट्स शेयर कर दीजिएगा। हाँ इसके नोट्स बेटा मैं देखता हूँ, ये कन्वर्ट करके भेजता हूँ आपको, शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ sir. वरना ये हाँ अभी भेजता हूँ मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ठीक है। हेलो एवरीवन, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, करें क्लास खत्म? सर मेरे को एक डाउट है थोड़ा, मतलब हाँ इस हाँ टॉपिक से पूछो। नहीं, थोड़ा हाँ टर्म्स दूसरा, ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर की फेवरेबल कब होती है? टर्म्स जब ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर की फेवरेबल कब होएगी? जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस के प्रोडक्ट के प्राइसेस हायर होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस में इन्फ्लेशन हायर होगी, मैन्युफैक्चर्ड और इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन के गुड्स की इन्फ्लेशन से, ठीक है। सर ये अगर दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें तो ऐसा है ना, वरना वरना उसकी कॉस्ट मतलब इनपुट प्राइसेस और उसके फाइनल प्रोडक्ट प्राइसेस का देखें, नहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड तो दूसरे अभिमन्यु सेक्टर से टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमेशा मेजर दूसरे कमोडिटी के कंटेक्स्ट में ही होता यस सर, जब है ना। एग्रीकल्चर का प्राइस वुड बी ग्रेटर देन द हाँ राइज इन एग्रीकल्चर, ठीक है सर। हाँ हाँ। तो इससे क्या होता है जब टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं होते हैं तो इन देश के अंदर जो जीडीपी प्रोड्यूस हुई होती है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर कम होता है और यस सर, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर गुड्स का शेयर ज्यादा होता है। और इससे फिर ये भी होता है कि फिर इन्वेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टर कम करेगा क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड राइट, खराब है, ठीक है। यस तो यस, और इससे फार्मर जो है रिच भी नहीं होंगे, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक इंडिकेटर है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी स्पीड से बढ़ रही है और ग्रोथ क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल बनाना भी यस एक इम्पोर्टेंट इशू होता है सरकार के लिए, एग्रीकल्चर टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करना। उसको करेंगे हम लोग, अभी आगे आएगा, ठीक है। यस सर, यस। और कुछ है डाउट किसी? ठीक है खत्म करें। हेलो हेलो आकर्षी, हेलो। Yes, sir.
आकर्षी आप कॉल करना एक बार, ठीक है, हाँ सर। क्लास के बाद। और बाकी ठीक है एवरीवन। यस सर। अभी मैं एक क्लास करूंगा फिलिप्स कर्व की, जो लोग जय वाला ग्रुप और प्रीति, अमृतांशु, ठीक है, यस। हम वो क्लास करेंगे कब? 10:30। और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, ठीक है। हाँ बोलो, नहीं करनी? इसके पहले नहीं हो सकते सर? 10 बजे? हाँ सर। मेरे गले को आराम नहीं मिलेगा ना आधा घंटा। चलो चलो 10 बजे करते हैं, ठीक है। यस। ओके।